हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर ले रहे हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मीन्स क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा अपन कुछ कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक रसायन की थोड़ी बात कर लें। जैसे आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी क्यों। मैं आपको इसमें कॉमन नेम, डेराइव नेम नहीं पढ़ाने वाला हूं। हम आईयूपीएसी की बात करेंगे क्योंकि नीट सिलेबस में जनरली बेटा एक क्वेश्चन से ज्यादा कभी आईयूपीएसी का आया नहीं, और पॉसिबल ट्रेंड ये रहता है कि एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर क्वेश्चन आया तो वो इतना इजी होगा कि जो फॉर्मली आप हल्का फुल्का पढ़ लेंगे उससे आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ कभी नहीं आया है, तो जनरल ट्रेंड यही। और मैं आपको आईयूपीएसी शुरू करने से पहले ये बता दूं कि 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक की आपकी एनसीईआरटी है, उनके हर चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 से 3 पेज के अंदर उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में उस जो जैसे अल्केन वाला चैप्टर है या यूं बोले एल्कोहल वाला चैप्टर है, तो एल्कोहल के सारी डिटेल, उनके साधारण नाम, उनके व्युत्पन्न नाम, उनके आईयूपीएसी नेम, उनके अंदर कौन कौन सी समयावता पाई जाती है, इस तरीके की सारी डिटेल दी हुई है। आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे मेरा आईयूपीएसी का चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट 3-4 लेक्चर में ये जो टॉपिक खत्म होता है, उससे पहले आप 11th और 12th एनसीईआरटी के उन पेजेस से सारे एग्जाम्पल आईयूपीएसी के कर लें। फायदे में रहेंगे, क्योंकि नीट में अगर कोई प्रश्न आया तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होगा, और हमने पहले से किया होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो, अगर हम किसी एक कार्बनिक यौगिक के नामकरण की बात करें तो यौगिक का नाम कई तरीके से लिखा गया। जैसे पहले कोई दलदल किनारे बैठा था, यानी मार्श की प्लेस किनारे बैठा था, वहां से एक गैस निकली तो उसने यौगिक का नाम रख दिया मार्श गैस। किसी एक वैज्ञानिक ने कोई एक यौगिक खोजा, उसने अपने आप को फेमस कर लिया, तो अपने नाम पर ही नाम रख लिया। जैसे आपने नाम सुना होगा गिग्नार्ड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो पहले वैज्ञानिक अपने आप को ही फेमस कर लेते थे। अब चक्कर पड़ने लगा, एक ही वैज्ञानिक ने एक से ज्यादा यौगिक खोज दिए, तो वो कैसे रखे, गिग्नार्ड यौगिक 1, गिग्नार्ड यौगिक 2। ये तो बड़ी विचित्र समस्या होने लगी। और स्रोत में भी एक ही स्रोत से कई कार्बनिक यौगिक मिलने लगे। यदि कई कार्बनिक यौगिक मिलने लगे तो यौगिकों के नाम लिखने में दिक्कत आने लगी। तो साधारण नाम, ट्राइबल नेम से आगे बढ़ने लगे, और एक नई तरीके की पद्धति आई जिन्हें बोला गया व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न नाम मतलब डेराइव्ड नेम। अब बेटा डेराइव्ड नेम में क्या समस्या थी कि एक ही प्रकार के जो सजात थे, सजात मतलब जिनमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है। जैसे उन्होंने सजात बना दिए, अल्केन के सजात, अल्कीन के सजात, अल्काइन के सजात, एल्कोहल के सजात, एसिड के सजात, ऐसे बहुत सारे सजात बना दिए। अब एसिड है ना, तो एसिड में पहले सदस्य का जो नाम है, या एल्केन ले लें, एल्केन में जो पहले सदस्य का नाम है उसके नाम पर सबके नाम रखने लगे। जैसे पहला सदस्य एल्केन का था मीथेन, तो और जितने भी एल्केन हुए ना उनका नाम मीथेन पर ही रखने लगे। तो दिक्कत क्या आने लगी, 5 से 6 कार्बन तक के कार्बनिक यौगिक के नाम बहुत बड़े बड़े होने लगे, और 6 कार्बन से जैसे ही ऊपर जाने लगे उनके नाम लिखना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो डिसीजन लिए गए, प्लान किया गया, यौगिक के सिस्टेमेटिक नाम रखे गए, सोचा गया कि भाई कार्बनिक यौगिकों के नाम ऐसे कब तक चलेंगे। तो आईयूपीएसी ने एक ऐसी पद्धति हमें दी जिससे हम किसी कार्बनिक यौगिक का सिस्टेमेटिक नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली आईयूपीएसी डिस्कस करेंगे, जिसमें खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज साइक्लिक यौगिक, क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में एरोमेटिक कंपाउंड, सबकी आईयूपीएसी कंप्लीट करेंगे। और आईयूपीएसी के लिए बेटा हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल एक चीज ध्यान रखो, आईयूपीएसी नाम का प्रारूप, इसका फॉर्मेट। जैसे
मान लीजिए हमसे किसी ने बोला कि ये XYZ हैं जिनका सरनेम ये है, इन्हें रेस्पेक्ट देते हुए पूरा नाम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? श्री, फिर XYZ, फिर उनका सरनेम, और ज्यादा रेस्पेक्ट देना है पीछे जी लगा देंगे, श्री, श्रीमान, मिस्टर लगाएंगे। तो किसी के नाम के आगे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, मतलब ये शब्द कहलाते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स। और जो पीछे सरनेम आते हैं उन्हें बोला जाता है सफिक्स, मतलब अनुलग्न। तो बेटा IUPAC पद्धति में भी IUPAC फॉर्मेट का अपना ही एक रूप है, जिसके अंदर 5 तरीके के चीजों को फिट कर दें, यौगिक का कंप्लीट IUPAC नेम बन जाएगा। जरूरी नहीं कि यौगिक में ये 5 चीजें उपस्थित हों। जो चीजें उपस्थित नहीं है उन्हें छोड़ दो। जैसे वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट का मतलब होता है बेटा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, ये मैं अभी आपको सब लिखा दूंगा। तो जितने कार्बन है उसके लिए एक वर्ड रूट बताया गया है हमें। 4 कार्बन है तो बोला गया ब्यूट लिख दो, है ना। तो वर्ड रूट लिख के उसके पहले 2 प्रकार के पूर्व लग्न, 2 प्रकार के प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा है प्राइमरी प्रीफिक्स। और ऐसे वर्ड रूट के बाद 2 तरीके के सफिक्स बोले गए हैं। पहला है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब मैं आपको इन सब चीजों को अलग अलग तरीके से समझा देता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? जैसे आपने नाम पढ़ा हो तो नाम ऐसे पढ़ा ना, देखो 2 मेथिल, जैसे हमने नाम पढ़ा 2 मेथिल और यहां लिखा हुआ प्रोपेन। देखो ये नाम लिखा हुआ, ये कोई एक यौगिक का नाम है। अब इसमें हम चीजें पहचाने, 2 पर मेथिल, ये 2 पर मेथिल, ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो, मतलब यौगिक यदि चक्र वाला है, वलय वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसके नाम के आगे क्या लिख देंगे? साइक्लो। यह नहीं है, नहीं लिखा, जो नहीं है उसे छोड़ दो। अब यहां पे 2 पर क्या आ रहा है बेटा? मेथिल। तो ये जो 2 है ना, ये बता रहा है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये मेथिल कहां लगा है। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, वो भी अंकन के साथ, वो भी डिजिट के साथ, नंबर के साथ लिखेंगे। जैसे 2 पे आ रहा है क्लोरो, 3 पर आ रहा है ब्रोमो। तो अब ऐसा नहीं जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, पहले ब्रोमो लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, डिजिट के साथ लिखेंगे, अंकन लिखेंगे। इन्हें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। कुछ हमारे पास प्रतिस्थापी हैं जिनके हम प्रीफिक्स पहले से ध्यान रख सकते हैं। जैसे कोई एक आर ग्रुप हो, उसे हम एल्किल बोलते हैं सामान्य भाषा में। अब आर की वैल्यू CH3 रख दें तो उसे बोलेंगे मेथिल, आर बराबर C2H5 रख दें तो बोलेंगे एथिल, है ना। ऐसे ही हेलोजन होते हैं बेटा। हेलोजन 4 प्रकार के जनरली हमने पढ़े। कहीं F आ जाए फ्लोरो, Cl आ जाए क्लोरो, Br आ जाए ब्रोमो, I आ जाए आयोडो लिख दिया जाता है। कहीं पर NO2 दिख जाए तो नाइट्रो लिख दो। और जैसे R है उसमें हम एक O जोड़ दें तो नाम बन जाता है एल्कोक्सी। जैसे आप बताओ मुझे, मेथिल से मिथॉक्सी, एथिल से इथॉक्सी, प्रोपाइल से प्रोपॉक्सी, इस तरीके से बन सकता है, कोई खास बात नहीं है ना। ये लिखा हुआ OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी बोलेंगे। ये भी ईथर है, लेकिन ये चक्रीय ईथर है। इसमें ऑक्सीजन है ना, वलय के अंदर आ रहा है। देखो 3 मेंबर की वलय आ रही है ना, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है। ये चक्रीय ईथर है। और चक्रीय ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी। और हिंदी में भी, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो सर आपने तो इंग्लिश में लिख दिया है, बेटा हिंदी और इंग्लिश IUPAC में सेम ही है। जो इंग्लिश है वही हिंदी है। देखो मैं समझाता हूं, एपॉक्सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एपॉक्सी, ये देखो
कोई खास बात नहीं है, एपॉक्सी ही लिखना है, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ है। जैसे मैथिल बोला मैंने, मैथिल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो हिंदी में मैथिल कैसे लिखते हैं, ये रहा मैथिल, ये देखो मैथिल। जैसे एथिल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एथिल, देखो कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ। जैसे नाइट्रो, तो बेटा नाइट्रो को ऐसे लिखते हैं नाइट्रो, ये लो नाइट्रो, समझ में आया। ऐसे ही बेटा यदि इसमें नाइट्रो में से एक ऑक्सीजन कम कर दें, देखो इसमें से एक ऑक्सीजन कम करके यहां ले आए तो ये बन गया नाइट्रोसो। ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर यौगिक में OCH3 आ रहा है और आपको मिथॉक्सी पहचान में नहीं आया तो नाम कैसे लिखोगे, है ना। काम की बात, ये जितने भी हैं उन्हें हम IUPAC नामकरण में प्रतिस्थापी के रूप में जानेंगे, और जब भी ये आएंगे हम इनके आगे अंक लिखेंगे और इन्हें हमेशा IUPAC फॉर्मेट में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग करते हुए लिखेंगे। मेरे ख्याल में आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ में आ गया। देखो इसी तरीके से बेटा यदि बात करें तो मेरे पास है प्राइमरी प्रीफिक्स, या प्राथमिक पूर्वलग्न, और प्राथमिक पूर्वलग्न एक ही प्रकार का है जिसको बोलते हैं साइक्लो। अगर कार्बनिक यौगिक में वलय है, जैसे 3 मेंबर की वलय है, सिंपल है तो प्रोपेन बोलेंगे। अब 3 मेंबर की वलय है तो उसके नाम के आगे साइक्लो लगेगा, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। और अगर वलय नहीं है तो साइक्लो छोड़ दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि साइक्लो लिखना ही जरूरी है, भाई यौगिक में कोई वलय होगी तो भी तो आप साइक्लो लिखोगे, नहीं है तो छोड़ दो, सही है। फिर देखो यदि आपसे बोला जाए कि वर्ड रूट क्या होने वाला है, मूल शब्द, जो वर्ड रूट हम बोल रहे हैं, बार बार मूल शब्द बोल रहे हैं, ये क्या होने वाला है, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन उपस्थित होंगे उनकी संख्या को बोला जाता है। जैसे समझो 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन एंड 10 कार्बन को डेक बोला जाता है। ठीक है, 11 से लेके 15 मैंने लिख दिए हैं। वैसे आज तक किसी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, फिर भी आप कॉपी में नोट कर लें, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड रेस्पेक्टिवली पेंटाडेक। सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, जो हम वर्ड रूट के बाद लिखने वाले हैं प्राथमिक अनुलग्न। बेटा प्राथमिक अनुलग्न कुछ नहीं है, सिंपल है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है इन, कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड है आइन, कार्बन कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 है ना, 2 के लिए यूज करो डाई, और इन है तो डाई इन। तो ऐसे ही करने वाला हूं, एन, इन, आइन, डाइन, इनाइन, डाइआइन। अब इन आइन में मैं क्या कर रहा हूं, इन प्लस आइन, ऐसे तो लिखूंगा इनाइन। तो नियम ये है कि ये वाला कैरेक्टर, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो अल्फाबेट है AEIOUY हो, तो इससे पीछे वाला ई हटा देते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर ई गायब किया हुआ है, इसे बोलते हैं इनाइन। सही है। फिर देखिए द्वितीयक अनुलग्न जो होते हैं, ये जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं ये काम की चीज है, और द्वितीय अनुलग्न हम कहीं से नहीं, वरीयता सूची से निकालते हैं। एक प्रायोरिटी टेबल होती है बेटा, उस प्रायोरिटी टेबल से निकाल के लाएंगे। वो प्रायोरिटी टेबल क्या है, वो ये है। अब आप इसे बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। सबसे अच्छा उपाय यह है कि एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसके अंदर उस पूरे पेज पर ये 13 प्रकार के जो क्रियात्मक समूह मैंने लिखे हैं, पूरी एक टेबल अच्छे से बनाइए। हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम किसी यौगिक का IUPAC नेम लिखेंगे तो उस IUPAC नाम को लिखते समय इस पेज को सामने रखेंगे। ये पेज जब हमारे सामने रहेगा ना तो हमसे गलती होने की चांस कम हो जाएंगे, बहुत कम चांस है कि प्रश्न गलत हो, ये चाह रहे हैं हम लोग। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, सर अगर हम बार बार इस टेबल को देखेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे,
बेटा पहले बार बार देख कर करना सीखो। जब 10, 20, 30, 40 एग्जाम्पल हम देख देख कर करेंगे ना, तो फिर हमें याद होने शुरू हो जाएंगी चीजें। और यदि आप इस टेबल को ऐसे ही याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपको ये फीलिंग आएगी कि सर ये टेबल मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अब आप इस टेबल को समझिए, ये टेबल क्या कहती है। इसमें खास बात यह है कि इसमें 13 प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, और ये 13 प्रकार के क्रियात्मक समूह में जो पहले लिखा है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। जो सबसे ऊपर है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है, जो सबसे नीचे है उसकी वरीयता सबसे कम है। नियम यह है, जो वरीयता सूची में सबसे ऊपर है वही मुख्य है, उसके अलावा सारे प्रतिस्थापी हैं। जैसे ऐसे समझो, ये जो COOH, ये जो COOH है, साथ में मान लीजिए ये OH, तो किसी यौगिक में OH और COOH दोनों आ गए तो मैं COOH को मुख्य क्रियात्मक समूह मानूंगा और OH को प्रतिस्थापी मानूंगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जितने भी प्रतिस्थापी होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे पूर्व लग्न, जितने भी मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे अनुलग्न। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। COOH कहीं पर मुख्य क्रियात्मक समूह है, उसका कार्बन कार्बन चेन में आया है ओइक एसिड, कार्बन कार्बन चेन में नहीं आ पाया है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये समझ में नहीं आया कि COOH मुख्य क्रियात्मक समूह तो उसका कार्बन कार्बन चेन में क्यों नहीं आया। तो क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति भी आएंगी कि आप COOH के कार्बन को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लिख ही नहीं पाओगे। आपको ऐसा नहीं करना कि छोड़ दूं क्या, आपको तो गिनने का पूरा प्रयास करना है। लेकिन ऐसा होगा, कई क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा कि हम उस COOH के कार्बन को कभी ले ही नहीं पाएंगे। देखो जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं, CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, तीनों मुख्य क्रियात्मक समूह है, तीनों का कार्बन कार्बन चेन में आना चाहिए। तीनों का कार्बन कार्बन चेन में आ ही नहीं सकता, अधिक से अधिक 2 आ सकते हैं। तो बीच वाला जो COOH है, अगर आपने उसे नहीं गिना तो उसका क्या कसूर है, वो भी तो प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर आता है। बोलेगा आपसे कि मैं प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर हूं, मेरे पास भी कार्बन है, मेरे कार्बन को भी कार्बन चेन में गिनो। और अगर मेरा कार्बन कार्बन चेन में नहीं गिर पा रहे हो तो किसी का भी कार्बन कार्बन चेन में मत गिनो। तो ऐसी सिचुएशन में हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, और 3 कार्बन की चेन बना के इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही बोलेंगे, लेकिन इसके लिए ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग करेंगे। आया समझ में? जैसे मैंने लिया CH3 COOH, अब मैं आपसे बोलूं तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य जो कार्बन श्रृंखला उसमें कार्बन कितने आएंगे, 2 को बोलेंगे एथ, और COOH का कार्बन एथ में जा चुका, तो अब आप यूज कीजिए ओइक एसिड। ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे ओइक एसिड, और यहां COOH का कार्बन नहीं गिन पाए थे, वर्ड रूट में शामिल नहीं किया, मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया, तो ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग करेंगे। मेरे ख्याल में आपको अब बात समझ में आई। इस वरीयता सूची में सबसे खास बात है 1 से लेकर 9 तक में, देखो सभी में आइसोसाइनाइड को और सल्फोनिक एसिड को छोड़कर सभी में ब्रैकेट के अंदर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। तो कार्बन युक्त जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनके सफिक्स होते हैं 2, एक होता है बिना ब्रैकेट वाला, एक होता है ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाले का मतलब है कि उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन चेन में नहीं लिया गया है, दैट इज स्पेशल सफिक्स, दैट इज सफिक्स 2। ओइक एसिड को बोलेंगे सफिक्स 1, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलेंगे सफिक्स 2, इसी को बोलेंगे स्पेशल सफिक्स, स्पेशल अनुलग्न, विशिष्ट अनुलग्न, विशेष प्रकार का अनुलग्न। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम IUPAC नाम लिखना शुरू करेंगे तो हम इन टेबल का उपयोग करते चले जाएंगे। देखो और समझो, मान लीजिए 11 नंबर का OH कार्बन में कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है और यह प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी है तो आप क्या उपयोग में लाएंगे,
पूर्वलग्न। देखकर बताओ क्या है? हाइड्रोक्सी। तो जब भी OH अगर प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित होगा तो मैं उसकी कार्बन श्रृंखला में अंकन करूंगा। मुझे पता लगेगा 2 नंबर पर है तो मैं लिख दूंगा 2 हाइड्रोक्सी। मान लीजिए NH2 मौजूद है तो मैं लिख दूंगा 2 एमिनो। बात समझ में आ गई? अब आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा कि सर COOH के लिए कार्बोक्सी कब लगाएंगे? लगाएंगे बेटा, चिंता न करें, इसको भी हम कभी ना कभी प्रतिस्थापी बनाएंगे, क्योंकि हम केवल कार्बनिक यौगिकों के नाम नहीं लिख रहे हैं, हम मूलकों के भी नाम लिखेंगे। जैसे ब्यूटिल, ब्यूटिल एक यौगिक नहीं है, ये मूलक है। प्रोपिल, इनके अंदर कोई क्रियात्मक समूह होता ही नहीं है, सब कुछ प्रतिस्थापी होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे 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 IUPAC बढ़ती चली जाएगी आपको ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हाल फिलहाल आप इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए। अब देखो बच्चों, IUPAC का जो हमने प्रारूप पढ़ा, अब उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में ये डिसाइड करते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, प्रतिस्थापी कौन है। ये सब चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं। चलिए IUPAC के अकॉर्डिंग बताइए कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है। तो प्रायोरिटी टेबल निकालिए, सामने वो जो कागज बनाया ना सामने रख लीजिए, चेक कीजिए। देखो बेटा इसमें OH भी है, बेटा इसमें CHO भी है, बेटा इसमें COOH भी है। सही बात है ना? इससे मुझे पता लग रहा है वरीयता सूची में ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। PFG का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? ये दोनों कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस यौगिक में क्रियात्मक समूह कितने? बात समझो मेरी। जैसे देखो IUPAC के अकॉर्डिंग मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे बताया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है सर COOH। मैं आपकी बात मान गया, वरीयता सूची से देख लिया आपने। आपने मुझे बताया सर सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर OH भी और CHO भी। यहां तक तो बेटा आपकी बात खत्म हो गई। अब मैंने ये पूछा है कि इस दिए हुए प्रश्न में कुल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ये बताओ आप। तो आपका जवाब होगा 1, क्योंकि सर COOH है। नहीं, यही अंतर है। ये IUPAC के हिसाब से है, लेकिन इस यौगिक में यदि आप मुझसे कुल क्रियात्मक समूह पूछोगे तो वो 3 है। वो तीनों कौन कौन है? COOH भी है, CHO भी है, OH भी है, तीनों। COOH की वजह से भी ये यौगिक कोई रासायनिक गुण दर्शाएगा, CHO की वजह से भी रासायनिक गुण दर्शाएगा, और एल्कोहल OH की वजह से भी इस यौगिक में कुछ अलग प्रकार के रासायनिक गुण होंगे। तो जो रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्रियात्मक समूह बोलते हैं, और जो भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं वो होता है इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे इसी पर एक प्रश्न और पूछता हूं, आप मुझे बताइए। देखो CH3 CH, बेटा यहां लिख रहा हूं Br, बेटा यहां लिख रहा हूं OH, बेटा यहां लिख रहा हूं CHO, और यहां लिख रहा हूं CH3। इसी के जैसा मैंने एक यौगिक और बना दिया। ठीक है, बताएं इसके अंदर कुल क्रियात्मक समूह की संख्या बतानी है, PFG पहचानना है, प्रतिस्थापी पहचानने हैं। करें शुरू, बताएं कुल क्रियात्मक समूह कौन कौन है बेटा? 1 2 3, लो 3। अगर ऐसा प्रश्न किसी एग्जाम में आ गया ना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आने वाले हैं, क्योंकि वो IUPAC के हिसाब से मुख्य क्रियात्मक समूह पढ़ के गए, प्रतिस्थापी पढ़ के गए, लेकिन कुल क्रियात्मक समूह में गच्चा खा जाएंगे। यही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12th NCERT खोलोगे ना तो चैप्टर में पीछे 11th NCERT में भी दे रखे हैं। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इन यौगिकों में कुल क्रियात्मक समूह पहचानिए। तो किसी यौगिक में अगर डबल बॉन्ड भी है ना तो वो भी क्रियात्मक समूह है। बात समझो, क्योंकि डबल बॉन्ड भी रासायनिक गुण देता है। जैसे
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ इसमें से वरीयता सूची देखकर? CHO, कोई डाउट ही नहीं है। प्रतिस्थापी कौन हुआ? जो CHO के नीचे वाली वरीयता में आते हैं, है ना। तो देखो OH नीचे आता है, टेबल देखो 11 नंबर पे OH आ रहा होगा। देखो आप OH को क्या बोलेंगे हम? प्रतिस्थापी। और Br आ रहा होगा जो कि हेलोजन है, ये भी प्रतिस्थापी है। तो इस तरीके से हम पहले यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, चीजें पहचानेंगे, फिर नाम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है IUPAC के लिए मुझे करना क्या है। तो इसके लिए बेटा मेरे पास 2 नियम है। पहला है PCC का चयन। PCC मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। दूसरा है जब चयन हो जाए तो उसमें अंकन। बहुत सारे बच्चे पहले चयन नहीं करके पहले अंकन करते हैं। जो पहले अंकन करेंगे उनका प्रश्न निश्चित गलत होगा। आपको अपने अंदर यही सब्र लाना होगा कि कुछ प्रश्नों में पहले चयन करना सीखिए, उसके बाद अंकन कीजिए। मैं देखना आपसे कह रहा हूं, आपका पेपर होगा ना जब माइनर, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप जल्दबाजी करेंगे। आप क्या करेंगे? चयन करने के लिए पहले अंकन कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो गया आपका। प्रैक्टिस से आएगा। अंकन कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आप चयन ना करके अंकन पहले कर दें, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। पहले प्रैक्टिस अच्छी कीजिए। देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के मेरे पास बेटा कई सारे नियम हैं, बहुत सारे उप नियम हैं। इस नियम में भी बहुत सारे रूल्स बनते हैं जिनको आपको एक एक करके डिस्कस करना है। जैसे उप नियम नंबर 1, पहला उप नियम, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, अधिक से अधिक लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक मुख्य क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी आते हों। ये लिखा हुआ सही है। अगर आप मुझसे कहो सर क्रियात्मक समूह भी आ रहे हैं, बहुबंध भी आ रहा है, लेकिन हम दोनों को नहीं ले पा रहे, तो मुख्य क्रियात्मक समूह की वरीयता ज्यादा है। आप मुख्य क्रियात्मक समूह को लेने के लिए बहुबंध कुर्बान कर दो, छोड़ दो, मत लो। और एक बहुबंध मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और एक बहुबंध लेने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या छोड़ दो। छोटी चेन ले लो लेकिन बहुबंध ज्यादा से ज्यादा लो। और प्रतिस्थापी को छोड़कर आप कार्बन की संख्या पे ध्यान दो। मतलब 6 कार्बन की चेन में 2 प्रतिस्थापी आते हों और 5 कार्बन की चेन में 3 प्रतिस्थापी आते हो, तो मैं 6 में 2 लूंगा। लंबी से लंबी उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो। तो 5 में 3 या 6 में 2, मेरा आंसर जाएगा 6 में 2। 6 कार्बन की चेन जिसमें 2 प्रतिस्थापी हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वरीयता क्रम अच्छे से नोट कर लीजिए। इस वरीयता क्रम को सेटिस्फाइड कीजिए, आपका आंसर आता रहेगा, है ना। देखो जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ, इस पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। नाम नहीं लिखना है, अंकन नहीं करना है। तो बेटा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? OH। इसमें कार्बन नहीं है, तो ये किसी ना किसी कार्बन से तो जुड़ा है ना, तो इसका कार्बन कार्बन चेन में आना चाहिए। आ गया? चलते जाओ यहां तक आए। 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक सीधा आ रहा है, एक नीचे जा रहा है। बताओ नीचे जाऊं? नहीं, छोटी चेन तो क्यों लूंगा, बड़ी चेन लूंगा। सीधे आते जाइए जब तक आते जाइए। तो इस प्रश्न में सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है वो कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है, ये दोनों प्रतिस्थापी हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? OH। आया समझ में? इसी तरीके से यदि मैं सेकंड एग्जांपल करूं, देखो इसके अंदर बेटा बहुबंध भी आ रहा है, ये मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, जो कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ उसको ले लो। तो बेटा मैंने देखो यहां पर इस कार्बन का चयन कर लिया है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक इधर आता है, एक उधर जाता है। उधर जाऊं तो मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा, तो इधर ही आना पड़ेगा। मैं तो बहुबंध की तरफ ही आऊंगा, बहुबंध की तरफ आऊंगा तो इधर मुड़ गया। एक सीधा आ रहा है, एक नीचे जा रहा है, मैं नीचे ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि बहुबंध को लेना जरूरी है। तो आप छोटी चेन लीजिए
और 4 कार्बन की चेन का सिलेक्शन कीजिए। कई बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सर आपने 5 छोड़ दी, 4 ले ली। कुछ ऐसे कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 कार्बन की चेन आ रही थी, आप 4 कार्बन की ले रहे हो। लंबी से लंबी वो जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह और अधिक से अधिक बहुबंध आते हो। क्रियात्मक समूह तो लो भैया, बहुबंध तो लो, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इस प्रश्न में भी जो पीसीसी है वो हमारे लिए 4 कार्बन की होगी। मेरे ख्याल में आपको कुछ हद तक चीजें पता चल गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मेरे पास एक और उपनियम है, आप लिखें उपनियम 2, मैं लिखाऊंगा आपको। लिखो, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह तथा बहुबंध अनुपस्थित हो, मतलब कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बहुबंध नहीं है, तथा एक से अधिक समान लंबाई की कार्बन श्रृंखला हो, तो उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको दोनों एग्जाम्पल। देखो, इसमें मैं ना कार्बन श्रृंखला ऐसे ले रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो सीधी चेन ले रहा हूं, ये कार्बन चेन कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। इसमें मैं आपसे प्रतिस्थापी पूछूंगा, देखो सीधी चेन, ये छूट गया, ये छूट गया, इनका नाम आपको पता होगा आइसोप्रोपिल है, छोड़ दो इनको, ये प्रतिस्थापी हो गए। तो 6 कार्बन की सीधी चेन में बेटा प्रतिस्थापी कितने हो गए, 2। आप है ना ऐसे एल शेप में ले लो, ये ऐसे। अब एल शेप कैसे, देखो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं लेना 1 2 3 4 5, ये तो 5 होगी, 6 वाली देखो 1 2 3 4 5 6, लो 6 कार्बन की चेन। इसमें प्रतिस्थापी गिनो, 1, ये छूटा ना, 1 2 3, ये एक प्रतिस्थापी, ये एक प्रतिस्थापी, ये एक प्रतिस्थापी। अब बताओ 6 में 2 या 6 में 3? 6 में 3, 6 में 2 तो गलत है। अब है ना उल्टा कर लो, यूं जाके यूं आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। प्रतिस्थापी बताओ, 1, ये रहा पूरा 1 2 3, ये तो आइडेंटिकल दिख रही है। अच्छा अब एक काम करो, मेरी तरह लो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसी वाली चेन लो, ये लो, कॉपी पे बनाओ और कॉपी पे ये वाली चेन का सिलेक्शन करके देखो, ये देखो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, और कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की और प्रतिस्थापी 4। 6 में 2, 6 में 3, 6 में 3, 6 में 4, बताओ आंसर, 6 में 4, समान लंबाई की अधिक से अधिक प्रतिस्थापी। ये गलत है और ये सही है, क्योंकि हम 6 कार्बन में 4 प्रतिस्थापी लेना चाहते हैं। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक दूसरा एग्जांपल और करते हैं, बताइए। सर बहुबंध आ रहा है 2 बार, लंबी से लंबी चेन करूं तो 1 2 3 4 5 6 आएगी, लेकिन 6 कार्बन की अगर मैंने इस श्रृंखला का चयन किया तो एक भी बहुबंध कार्बन चेन में नहीं आने वाला है। क्या कर दूं, दोनों डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में लूं। तो अगर मैं सीधी कार्बन श्रृंखला लेता हूं, सीधी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की, जिसमें बहुबंध कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यही सही होने वाला है। इस प्रश्न में मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो यदि मैं आपसे बोलूं उपनियम नंबर 3 क्या है, तो उपनियम नंबर 3 है, ढंग से पढ़ लीजिए, कि कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है। जैसे ऐसा क्रियात्मक समूह है COOH, साइनाइड, CONH2, CHO एल्डिहाइड, CONH2 अमाइड,
COCl एसिड हैलाइड, इस टाइप का कोई कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसके कार्बन को कार्बन श्रृंखला में लेना अति आवश्यक है। नहीं लिया तो क्वेश्चन गलत है, समझ लीजिए। आपको लेना है, पूरी जोर लगानी है, पूरा जोर लगा दीजिए कि उसका कार्बन कार्बन चेन में आए सही, कुछ भी कर लो। जैसे देखो इस प्रश्न को करके देखते हैं। इस प्रश्न में सर क्रियात्मक समूह COOH है। ऐसी मूर्खता कोई मत करना कि भैया ये कीटोन और OH दोनों को जोड़ के बनाया गया है। ऐसे भी होंगे कई, बोलेंगे सर COOH है ना, एक कीटो ग्रुप ले आओ, एक OH ले आओ, उनके दोनों को जोड़ दो, एक नया क्रियात्मक समूह बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये अपना एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह है। इसमें कोई कीटोन नहीं है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। अब देखो इसका कार्बन कार्बन चेन में आना चाहिए, ऊपर गए, दो रास्ते हैं, तो मैं तो बहुबंध की तरफ ही मुड़ूंगा, तो बहुबंध की तरफ मुड़ गया और बहुबंध को शामिल भी करूंगा, बहुबंध को शामिल भी कर लिया। तो इस प्रश्न में बेटा जो पेरेंटल कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, और COOH का कार्बन आना ही चाहिए। इसी के अगेंस्ट देखो एक एग्जांपल और लिखा है मैंने। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह जल्दी बताइए, OH है, शाबाश, ये बेटा एल्कोहल है और यही बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पर इसमें कार्बन नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि कार्बन चेन का सिलेक्शन यहां से कर ले। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, सर OH से कर लूं, नहीं, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को आप शहंशाह बोलिए, अमिताभ बोल दीजिए कि ये इस यौगिक का अमिताभ है। जैसे फिल्म का हीरो अमिताभ, ऐसे यौगिक का जो मुख्य क्रियात्मक समूह अमिताभ। जहां अमिताभ, जहां शहंशाह खड़ा होगा, लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। बस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, यहां OH अमिताभ नहीं है क्योंकि उसके पास कार्बन नहीं है, पर वो किसी कार्बन से जुड़ा है, उसके कार्बन को कार्बन श्रृंखला में लेना जरूरी है। ये नहीं बोला कि नंबरिंग या कार्बन चेन का सिलेक्शन वहीं से जरूरी है, ये नहीं बोला मैंने। कार्बन चेन का सिलेक्शन जरूरी है, उस कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में लेना जरूरी है, ये बोला। ले लो, ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन किया, बहुबंध तक पहुंच गए। सीधे जाऊं तो 2 कार्बन, नीचे आऊं तो 1 कार्बन, पर नीचे कार्बन में एक बहुबंध, बहुबंध, मजा आ गया। ये तो लेना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। छोटी चेन ले लूंगा, बहुबंध नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुबंध की प्रायोरिटी कार्बन की संख्या से ज्यादा है। एक बहुबंध के लिए 1000 कार्बन की चेन कुर्बान कर देंगे, लेकिन बहुबंध लेके ही रहेंगे। सही है बेटा? फिर देखो काम की चीज है, याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखो बेटा, अब बात आती है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन किस प्रकार करना है। जैसे ही आपने कार्बन श्रृंखला का चयन किया, अब आप उसमें नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लिखेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ नियम है, उन नियम को ध्यान रखिए, मजा आ जाएगा। देखिए, पहला उपनियम है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह, बहुबंध, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो। मैंने कभी नहीं बोला कि न्यूनतम अंक का मतलब 1, न्यूनतम का मतलब 4 कार्बन में जो न्यूनतम हो सकता है 4 कार्बन में न्यूनतम 2 नंबर हो। गड़बड़ मत कर देना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर को ही न्यूनतम मानते हैं। मैंने नहीं कहा, जहां से न्यूनतम अंक मिलता हो उसे ही वरीयता देनी है। आगे बढ़ते हैं। वरीयता क्रम अंकन के लिए भी क्या रखना है, पहले आप मुख्य क्रियात्मक समूह को संतुष्ट करो, उसे न्यूनतम अंक दो, उसे न्यूनतम दे दिया। अब आगे का अंकन बहुबंध के लिए करो, जब बहुबंध को न्यूनतम अंक मिल जाए तो आगे का अंकन प्रतिस्थापी के लिए करो। ऐसा नहीं करना कि प्रतिस्थापी जिधर पास वहीं से अंकन चालू, बहुबंध पीछे आ रहा है, ये नहीं करना है। पहले मुख्य क्रियात्मक समूह को सेटिस्फाइड करो अंकन में, उसके बाद बहुबंध को करो, उसके बाद प्रतिस्थापी को करो। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। जबकि हमने कार्बन चेन की सिलेक्शन में यहां पर एक चीज जोड़ी थी, कार्बन की संख्या। यहां कार्बन की संख्या नहीं है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। काम की चीज, यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, अमिताभ हो, शहंशाह हो, तो उस समूह के कार्बन से ही अंकन प्रारंभ करना पड़ेगा। किसको छोड़कर? कीटोन को छोड़कर।
क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आने वाला समूह है, कभी भी कोने में नहीं आ सकता। देखो कीटोन क्या होता है, CO। अब आप अगर है ना यहां H लगा दो तो ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। अब आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते सर ये कॉर्नर पे आएगा, बेटा कीटोन हमेशा बीच में ही आता है। देखो कीटोन है ना, तो कीटोन का पहला सदस्य देखो, यहां पे अपन लिखते हैं कीटोन का यदि मैं पहला सदस्य देखूं तो पहला सदस्य होने वाला है CH3COCH3। आप देखो कीटोन के पहले सदस्य में 3 कार्बन है, एल्केन के पहले सदस्य में 1 कार्बन है, मीथेन है ना, लेकिन कीटोन में 3 है, क्योंकि CO ग्रुप के दोनों तरफ 1-1 कार्बन आना जरूरी है। तो एसीटोन जो इस प्रकार का यौगिक है वो कीटोन का पहला सदस्य है। तो कीटोन को छोड़कर बात कर रहा हूं, तो क्रियात्मक समूह यदि कार्बन युक्त है और कार्बन श्रृंखला में वो कार्बन आ चुका है, नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, लाइन वहीं से स्टार्ट होगी जहां अमिताभ खड़ा होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। काम की चीज है, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित नहीं है, कार्बन युक्त नहीं है, तो कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से समूह की स्थिति निकटतम हो। वहां से नहीं करेंगे जहां 1 हो, हम वहां से करेंगे जहां उसे न्यूनतम अंक मिलता हो। देखो CH3 CH OH CH2 CH3 है ना बेटा, मान लीजिए ये यौगिक दिया है। अब बताओ लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, मैंने OH को इस तरफ रखा है। OH को मैंने इस तरफ से ही नंबरिंग क्यों दी, क्योंकि OH को यहां से न्यूनतम अंक मिल रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि OH से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। 4 कार्बन की चेन, उसमें न्यूनतम अंक OH को 2 मिल रहा है। अच्छा बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम कार्बन श्रृंखला का चयन शुरू करते हैं और अंकन शुरू करते हैं। चलिए ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, शुरू कीजिए। 6 एग्जाम्पल हैं, बताइए। पहले वाले में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 कार्बन की। अंकन बताइए बेटा किधर से करें, CH3 से या COOH से? CH3 क्या COOH से, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 परफेक्ट। यहां पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा बहुबंध भी आ रहा है, साइनाइड भी आ रहा है। बहुबंध में C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है और CN में C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड आ रहा है। इसका कार्बन कार्बन चेन में आना चाहिए। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बेटा कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। अंकन बताओ बेटा किधर से करें, डबल बॉन्ड से या CN से? CN से, क्योंकि अमिताभ है। स्टार्ट करो 1 2 3 4, ये 4 है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो अब C डबल बॉन्ड C 3 नंबर पर आ रहा है ना, और साइनाइड का कार्बन 1 नंबर पर आ रहा है। शाबाश। यदि बेटा इस क्वेश्चन को करूं तो यहां पर देखो कीटोन एक क्रियात्मक समूह है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कीटोन एक ऐसा क्रियात्मक समूह जिसके दोनों तरफ कार्बन होना आवश्यक है, अदरवाइज वो कीटोन नहीं कहलाएगा, है ना। तो मैं कीटोन वाले कार्बन को कार्बन श्रृंखला में ले लूं तो 6 कार्बन की चेन आ रही है। इधर से अंकन करूं तो 1 2 3 4 5 6 3 नंबर पर आ रहा है। उधर से करूं 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है। आप बताओ न्यूनतम अंक 6 कार्बन में 3 या 4? 3। कैसे करूं? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये वाला एग्जांपल देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में OH भी आ रहा है, C डबल बॉन्ड C भी आ रहा है। यदि मैं OH से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन चेन में ले लूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अंकन वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा जहां से OH से जुड़ा हुआ कार्बन न्यूनतम अंक पर आता हो। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बेटा कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। बिल्कुल सही बात है। कैसे करूं? डबल बॉन्ड से या OH से? जहां से OH न्यूनतम हो, OH से नहीं, क्योंकि OH कॉर्नर पे नहीं आता। OH कॉर्नर पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन यहां एक कार्बन एक्स्ट्रा है। हाँ संभल के। अब बताओ बेटा अंकन यहां से कि वहां से? वहां से करो 1 2 3 4 5, इसकी वजह से, OH की वजह से, क्योंकि इस प्रश्न में हमारे लिए ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। बस ये खास बात है। इसे करें बेटा, देखो इस प्रश्न में डबल बॉन्ड भी है, इस प्रश्न में NH2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, इस प्रश्न में Cl एक प्रतिस्थापी भी है, तीनों है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को संतुष्ट कर दें, अपना आंसर आ जाएगा। शुरू करो 1 2 3,
इधर से 3 4 5 5 कार्बन में 3 पर, इधर से करो 1 2 3 पर 4 5, मतलब NH2 तो कुछ भी नहीं करा। NH2 तो हर बार कार्बन चेन का सिलेक्शन आप कोई सा भी कर लो, ये कर लिया, हर बार NH2 थर्ड नंबर पर ही आ रहा है। तो NH2 को देखकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब NH2 सेटिस्फाइड हो गया, क्या करें, बहुबंध की तरफ चले, बहुबंध की तरफ से नंबरिंग कर दो, Cl को छोड़ दो, Cl का ध्यान नहीं देना है, नंबरिंग करो बेटा 1 2 3 4 5। सही है बेटा। उस प्रश्न में देखो, उस प्रश्न में भी एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH और NH2 हमारे लिए है सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। आप बताइए OH को देखकर नंबरिंग करूं या NH2 को? OH को। क्यों? क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह है और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला अभी कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। इधर से नंबरिंग कर दीजिए बेटा 1 2 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा OH की जगह NH2 की तरफ से नंबरिंग करते हुए पाए जाएंगे और वही उनका गलत आंसर होने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको अब कार्बन चेन का सिलेक्शन और कुछ एक एग्जांपल जिसमें हमने अंकन कर लिए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अंकन के नियमों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उप नियम नंबर 2 है कि यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न बहुबंध, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, भिन्न भिन्न बहुबंध तो दो ही प्रकार के हुए ना, हमारे यहां तो बहुबंध ही दो हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह अपने अपने सिरे से एक समान स्थिति पर आए। एक समान स्थिति का मतलब सममित। आप दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो लिख लें कि यदि बहुबंध या प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो, ऑब्लिक एक समान स्थिति पर हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा हम अंकन अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार करेंगे। अच्छा आप बताओ, ब्रोमो और क्लोरो मान लो समान स्थिति पर आ गए, तो आप ब्रोमो से नंबरिंग शुरू करोगे या क्लोरो से? भाई मान लो ब्रोमो भी सेकंड पर है, इधर से क्लोरो भी सेकंड पर है, दोनों सेकंड पर हैं, तो नंबरिंग बेटा ब्रोमो से करूं कि क्लोरो से? ब्रोमो से। क्यों? क्योंकि ब्रोमो का भी क्लोरो के सी से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो जैसे हम इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की, इधर से नंबरिंग करूं तो क्लोरीन 2 पर, उधर से नंबरिंग करूं तो ब्रोमो 2 पर। दोनों में सम्मित स्थिति, दोनों में एक समान स्थिति, झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़े का फैसला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कर लीजिए क्योंकि दोनों प्रतिस्थापी हैं। इस प्रश्न में कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बहुबंध नहीं है, तो प्रतिस्थापी देख के आंसर दे दीजिए। तो मैं ब्रोमो के बी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा, पहले दिया जाएगा 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न देखें। देखो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं भी, है ना, वैसे ही समझ में आ गया। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 7 कार्बन की, इधर से नंबरिंग करता हूं बेटा तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है एथिल और इधर से 3 नंबर पर आ रहा है मैथिल। शाबाश, जल्दी बताओ एथिल मेथिल में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथिल पहले आएगा, तो नंबरिंग यहां से ही शुरू होने वाली है 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखो अब मैंने जो आपको प्रश्न दिया है उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखिए। यहां पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की लेनी पड़ेगी। इधर से देखूं तो बहुबंध सेकंड पर आ रहा है, डबल बॉन्ड सेकंड पर आ रहा है, उधर से देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई सम्मित स्थिति नहीं है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले गिना जाएगा। नंबरिंग कहां से शुरू करें, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। शाबाश, 1 2 3 4 5 6। अगला एग्जांपल देखिए। अब इस प्रश्न में 6 कार्बन की चेन में इधर से डबल बॉन्ड पास है, उधर से ट्रिपल बॉन्ड पास है, पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। मैं तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से।
सही है बेटा, नंबरिंग बोलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा मान लीजिए अगर डबल और ट्रिपल दोनों समान स्थिति पर आ जाए तो प्रतिस्थापी में तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कर लिया, लेकिन बहुबंध में डबल और ट्रिपल दोनों समान स्थिति पर आए तो नंबरिंग कैसे करोगे? तो नंबरिंग के लिए याद रखोगे कि इन का इन आइन के वाय से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, तो पहले इन को लिया जाएगा, बाद में आइन को देखा जाएगा। समझ लीजिए बात को। जैसे मैं इसका कोई एक एग्जांपल लिखूं, देखो यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। 4 कार्बन की चेन है, प्रतिस्थापी फंस चुका है मेरा। अगर प्रतिस्थापी फंस चुका है, सॉरी डबल बॉन्ड की स्थिति फंस चुकी है, इधर से डबल बॉन्ड 1 पर, उधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पर, क्या करूं? डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि इन का ई आइन के वाय से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। शाबाश, नंबरिंग 1 2 3 4। सही है बेटा। अब इसी प्रकार मेरे पास अंकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे बोलते हैं न्यूनतम संख्या का नियम, मिनिमम नंबर रूल। देखो कई लोग क्या है, मिनिमम सम रूल पढ़ते हैं, न्यूनतम योग का नियम। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, न्यूनतम अंक का नियम, न्यूनतम लोकेंट का नियम, मिनिमम लोकेंट का नियम, यही वरीयता है। आप मिनिमम योग का नियम कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, इसलिए लगाएंगे नहीं। मान लीजिए मेरी बात, न्यूनतम योग का नियम कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन न्यूनतम अंक का नियम कभी भी फेल नहीं हो सकता है। और इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूं, समझिए। देखो अभी मैं आपको लैंग्वेज लिखाऊंगा, पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर शुरू करेंगे, है ना। देखो जैसे मेरे पास ये पहला एग्जाम्पल है। अब यदि इसमें कार्बन श्रृंखला देखूं तो 6 कार्बन की सबको नजर आ रही है, मेरे ख्याल में आपको नजर आ ही रही है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी 2 से ज्यादा है, 3। तो बेटा न्यूनतम अंक का नियम तभी लगेगा जब कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिचुएशन में आप क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ से नंबरिंग कीजिए। देखो ब्लैक पेन से 1 2 3 4 5 6, और मैं यहां इसके प्रतिस्थापी लिख रहा हूं 3 5 5। प्रतिस्थापी का अंक लिखा है मैंने, 3 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है ना। पेन चेंज कर लो, देखो नंबरिंग दूसरी तरफ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब प्रतिस्थापी बताओ कहां कहां आ रहा है, जल्दी। सर 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं, योग का नियम पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं, फिर बोलते हैं न्यूनतम योग का नियम। और मान लो कभी संख्या का योग बराबर आ गया तो सर न्यूनतम अंक का नियम लगाएंगे। तो भैया जब न्यूनतम अंक का नियम लगाना ही है तो पहले क्यों नहीं लगा रहे, क्यों योग के पीछे पड़े हुए हो? क्योंकि योग फेल हो जाएगा किसी दिन, लेकिन न्यूनतम अंक का नियम फेल नहीं होगा। ठीक है, अब इस नियम को लगाने के लिए क्या करना है, इनको बढ़ते क्रम में लिख लें। 3 5 5 बड़ा पीछे रखते जाएं, 2 2 4 बड़े वाले नंबर को पीछे रख दें और इनकी तुलना कर लें, जहां न्यूनतम आ जाए वो आंसर। बताओ 3 और 2 में न्यूनतम कौन है, 2। ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। कितना आसान है। अब जल्दी से आप मेरे को अगले प्रश्न में इसी तरीके से नंबरिंग करते जाइए और बताते जाइए किधर से नंबरिंग सही होने वाली है। चलो इसमें नंबरिंग पहले इधर से करते हैं। बताओ 1 2 3 4 5 6। प्रतिस्थापी की स्थिति बताओ बच्चों। सर 2 पर 4 पर, बस 2 ही है। इधर से आओ, 1 2 3 4 5 6।
प्रतिस्थापी की स्थिति बताओ, 3 और 5। तो इसमें न्यूनतम अंक वैसे चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो जो न्यूनतम अंक पर आता हो। तो इस प्रश्न में आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 3 और 5 और 2 और 4 में न्यूनतम 2 है, ये सही है, ये गलत है। इसी तरीके से यदि इस प्रश्न को देखें, देखो बहुत अच्छे से समझो, इधर से नंबरिंग करो, करनी दोनों तरफ से ही है, मतलब चॉइस नहीं है आपके पास कि सर पहले वहां से करो, दोनों तरफ से करो। देखो 1 2 3 4 5 6, और यदि मैं नंबरिंग की बात करूं तो मेरे पास 3 पर आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और पेन चेंज करके 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करो तो 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। 3 और 2 में न्यूनतम कौन है? 2। ये सही है, गलत है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये लाइन खींच लो, अब उधर करते हैं इसको, उधर से नंबरिंग करो पहले। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये ना 5 है, ध्यान से ये 5 है। प्रतिस्थापी की स्थिति बताओ सर। प्रतिस्थापी की स्थिति आ रही है 2 4 5, देख लीजिए 2 पर आ रहा है बेटा, 4 पर आ रहा है बेटा, 5 पर आ रहा है। पेन चेंज कीजिए, नंबरिंग इधर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 है, 5। पहले भी 5 में गड़बड़ हुई, इस बार भी 5 में ही गड़बड़ हुई। कैसे करूं? प्रतिस्थापी बताओ बेटा। 3 पर, 4 पर, 6 पर। न्यूनतम अंक के नियम का पालन कर दीजिए और न्यूनतम अंक सिलेक्ट करके बताइए 3 और 2 में न्यूनतम कौन है? 2। ये आंसर ये गलत है। तो आप देख लीजिए, हर प्रश्न में मैं हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर देखिए, यदि हम किसी एक मूलक का नाम लिखें तो मूलक का नाम लिखने के लिए मेरे पास एक नियम है, आप एक लाइन लिख लीजिए। यदि मूलक का IUPAC या मूलक का नामकरण करना है तो सदैव अंकन वहां से करना है जहां से संयोजकता मुक्त हो। जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वो सारे प्रतिस्थापी होंगे, ये भी लिखो। साथ में लिखो, सभी का पूर्व लग्न ही लगेगा। चलिए शुरू करें बेटा। देखो ये क्रियात्मक समूह, यहां पर हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसमें हम ये कार्बन की चेन लगा रहे हैं, है ना। ये मेरे पास एक कार्बन, ये वाली वैलेंसी फ्री है। CH4 में से एक H हटा दिया तो CH3 बचा, तो ये एक कार्बन की चेन, एक कार्बन की चेन को बोलते हैं मैथ। तो देखो ये रहा एल्केन, मतलब CnH2n+2, उसमें से एक H हटा दो तो आइल जोड़ के एन हटा दो बेटा, नाम बन जाएगा एल्किल, फॉर्मूला बन जाएगा H2n+1। सही है, एक H को हटा दिया मैंने तो एल्केन। मीथेन, एन हटा के क्या लगा दूं? आइल, बस आइल लगाते जाओ। तो जिसके पीछे आइल आ रहा है ना वो सब मूलक हैं, बस इस बात का ध्यान रखो। अब कैसे करूं? एक कार्बन की चेन मेथिल, 2 कार्बन की चेन एथिल। नंबरिंग वहीं से शुरू होगी जहां से संयोजकता मुक्त हो। वेरी गुड। देखो लंबी चेन, जल्दी बोलो लंबी चेन, 1 2 3 प्रोपिल। और यदि मैं इसका कॉमन नेम बोलूं तो कॉमन नेम था नॉर्मल प्रोपिल, क्योंकि सीधी कार्बन श्रृंखला है, कहीं कोई शाखा नहीं है, नॉर्मल प्रोपिल। और IUPAC प्रोपिल। देखो 3 है, लेकिन यहां पे संयोजकता बीच में से फ्री है तो मैं भी यहीं से नंबरिंग करूंगा। अब ऐसा मत करना 3 कार्बन की चेन लेने के चक्कर में 3 कार्बन की चेन ले लूं, नहीं, वहीं से करूंगा जहां से संयोजकता फ्री है। तो 1 2, 1 पे कौन है? मेथिल, नाम हो गया 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल। और इसी को यदि मैं पूरा ले लूं, मतलब आप कोई ग्रुप का, मतलब एग्जाम में ये नाम नहीं है तो इसका नाम आइसोप्रोपिल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मूलक का कॉमन नेम IUPAC में अलाउड है। मान लीजिए कहीं पर आइसोप्रोपिल समूह आया पूरे नाम में, तो हो सकता है कि उस नाम में वो आइसोप्रोपिल ही लिख के दे, 1 मेथिल एथिल लिख के ना दे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं।
दोनों में से जो हो वो उसको लिख लो। अब आप कहोगे सर एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है सर मेरा, बताइए कि दोनों हो तो दोनों सही है। ऐसे थोड़ी होता है कि ये भी है और ये भी है और ये भी है, आंसर एक ही आएगा। दोनों देगा ना तो इसका मतलब गलती कर दी है, अब उसके दोनों आंसर जाएंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ सर हम तो जिद पे हैं, दोनों हैं, आप बताओ क्या लें, तो आप तो 1 मेथिल एथिल लिख के आना, ठीक है, वो कभी गलत नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें बात करें तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की कर दो, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटिल और कॉमन है नॉर्मल ब्यूटिल, एक ही बात है। इसमें देखो 4 कार्बन है लेकिन बीच में से शुरू करना है, करो 1 2 3, ये कौन है, मेथिल, नाम हो गया 1 मेथिल प्रोपिल, 1 मेथिल प्रोपिल, और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी का मतलब ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब ये वो वाले कार्बन पे संयोजकता मुक्त रखता है जो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखिए ये 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री पर मुक्त है, सेकेंडरी बोल दिया है ना। इसमें देखो लंबी चेन 1 2 3, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटिल, IUPAC लिखना है सिस्टमेटिक ढंग से तो नजर आ रहा है 2 पर मेथिल, नाम बोलो बेटा 2 मेथिल प्रोपिल। और देखो कुछ और नाम हैं, कुछ थोड़े से और जो फेमस हैं हमारे आगे काम आने वाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें 4 कार्बन है लेकिन ये 3 डिग्री है, और नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2, 3 डिग्री है तो नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल, और टर्सरी ब्यूटिल के बाद अगर मैं बात करूं तो 1 2, 1 पर 2 बार मेथिल आ रहा है, नाम हो गया 1 1, बोलो 1 1 डाई मेथिल एथिल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ई हटा के आई लगाना है अपने को, कोई मतलब नहीं है। शुरू कर दो, लंबी चेन 2 कार्बन की, इथीन, ई हटा के आइल, इथिनाइल, और इसी का एक फेमस नेम होता है विनाइल। सर क्या हमें ये नाम याद रखने चाहिए, हाँ बिल्कुल हाँ, ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल है, विनाइल है, अलाइल है, ये जो आगे नाम आ रहे हैं इनको आप कॉमन नेम को जरूर ध्यान रखें। मैं यहाँ वही कॉमन नेम डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। आगे बढ़ो, देखो इसमें डबल बॉन्ड आगे चला गया पर नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, है ना विचित्र बात, यही तो विचित्र है ऑर्गेनिक में कि डबल बॉन्ड को भी छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मूलक है। नाम बोलो सर एलिल, और अगर वैसे बोले तो प्रॉप 2 पर इन आइल, ये हो गया प्रॉप 2 इन आइल। इसका नाम बोलो 1 2, इथाइन है, ई हटा के क्या जोड़ दूं, वाइल, इथिनाइल। हिंदी में भी भैया इथिनाइल ही बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो। यहां पर आओ 1 2 3, तो इसको हो गया प्रॉप 2 पर आइन, पीछे आइल, प्रोपाइनाइल, 2 प्रोपाइनाइल, और इसी का कॉमन नेम होता है प्रोपारजाइल, प्रोपारजाइल, प्रोपारजिल, एक ही बात है। अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं तो ये बेंजीन दिख रही है लेकिन ये एक संयोजकता मुक्त है तो इसका नाम हो गया फेनिल। सर फेनिल कैसे आया, क्योंकि बेटा ये फीन बोलते थे इससे पहले, फीन, उसमें से एच हटाया तो ई हटा के आईएल जोड़ दो तो बेटा बन गया फिनाइल। इसीलिए इस एक बेंजीन रिंग की संयोजकता मुक्त हो तो कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होता है बेटा पीएच, कहीं पर ऐसे लिखा होता है फाई, ये फाई, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ऑर्गेनिक में फाई लिखा आ गया, सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए कि इसमें ये मैथमेटिक्स कहां से ले आए। वो पीएच है, बेंजीन रिंग है, संयोजकता मुक्त है, फेनिल है। तो बेटा कुल मिला के इतने सारे मूलक मैंने आपको पढ़ा दिए। चलो इसी बात पर मैं आपको एक मूलक और पढ़ाता हूं, है ना। आओ इसे हटा देते हैं और यहां पर एक मूलक बढ़ाते हैं, इस जगह यहां पे पढ़ाते हैं। देखो CH2 और यहां आ गया OH, मान लीजिए दिया, कैसे करें इसका नाम, एक ये OH अब क्रियात्मक समूह नहीं है, मैंने अभी बोला था आपसे कि मूलक में कोई क्रियात्मक समूह नहीं, सब प्रतिस्थापी, और इसका पूर्व लग्न लगेगा तो इसका पूर्व लग्न क्या है, हाइड्रोक्सी, नाम बोलो हाइड्रोक्सी मैथिल,
समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से हम यौगिक के और मूलक के IUPAC लिख सकते हैं। कुछ समय बाद या अभी थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे यौगिकों के IUPAC नहीं।